का नाम था ऊर्जा का स्रोत। कल बता रहे थे, ठीक है, जो बताएं उसके आज आगे बताना है। तो आज बताना नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, ठीक है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। बस ये भी छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें समझना है तुमको नाभिकीय संलयन में कि जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है, जब दो हल्का नाभिक मिलकर दो है ना जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है, दो या दो मिलकर कितना होता है, चार होता है, तो भारी हो गया ना दो से। चलो, तो उसी तरह से एक भारी नाभिक बनता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं समझना। अब इधर देखना है, इसमें अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। आप देखो इसमें क्या होता है, अधिक ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब समझ में आता है ना, क्या निकलता है। जब कोई चीज़ को हम या ये दोनों को आपस में जोड़ रहे थे, है ना, क्या कर रहे हैं, आपस में जुड़ रहा था, तो उस समय जुड़ते समय क्या हुआ, ऊष्मा का अधिक उत्सर्जन हुआ, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। आगे देखना नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ये तो जोड़ना था, अब एक थे तोड़ना। एक कहानी समझा है ना, 5 क्लास में तुमको मिलेगा हिंदी में, तोड़ो नहीं जोड़ो। सुनिए, कहानी पढ़ी थी नहीं, अंगुली माल नाम के डाकू नहीं था जो कि कसम खाया था 1000 अंगुली काट कर गला में लटकाएंगे, है ना, जिसको कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था, रोका था, उसको शिक्षा दिया था, और फिर एक बड़ा धर्मात्मा बन गया था डकैतू, है ना। किसको, हमको कैसे याद रहता है, हम बिलाई थोड़ी हैं, मनुष्य। हाँ, ये 5वां कहाँ है, 6 7 में गया ना रे। चलो आगे देखना है, तो नाभिक विखंडन किसे कहते हैं, ठीक है, नाभिक विखंडन किसे कहते हैं। चलो आगे देखना है, तो जब एक भारी, आप देखना नाभिक विखंडन किसे कहते हैं, तो जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, यानी कि जो एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है, कितने, 2 भागों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिक, हाँ, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक विखंडन कहते हैं। अब देखना इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसमें भी अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा होता है। तोड़ने में जोड़ने में दोनों में क्या हो रहा था, अधिक ऊर्जा की खपत हो रही थी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो नहीं, तो इसको याद कर लेना है कि नहीं करना है, है करना है, इसको याद करना है। चलो देखो इधर, अनवीकरणीय समझना है। क्या समझना है, अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, तो वैसा स्रोत जो एक निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे। यानी कि एक ऐसा संसाधन होता है जो कि कुछ दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे देखना है, जैसे में और पुनः प्राप्त नहीं हो पाएंगे, और उसको प्राप्त करने में कई साल लग जाएंगे, तुरंत प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, समाप्त होगा तो वो फिर तुरंत नहीं बनाया जा सकता है ना, उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। अब देखना उसे अनवीकरणीय कहते हैं। जैसे में कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाएगा तो क्या कोयला हम तुरंत बना सकते हैं, नहीं, बहुत वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाएंगे कोयला बनने में, ठीक है। जैसे में पेट्रोलियम भी कई वर्ष लग जाएंगे बनने में। जैसे प्राकृतिक गैस, ये सब जो है कई वर्षों लग जाएंगे बनने में, तुरंत पुनः इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवीकरणीय स्रोत है। अब देखना है कि नवीकरणीय स्रोत किसे कहते हैं, यानी कि इसका उल्टा सेम, अनवीकरणीय का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। वैसा ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जितने बार हम इसको चाहेंगे उतने बार हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हम इसको उपयोग में ले आए दोबारा नहीं आएगा, इसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे देखो पवन से ऊर्जा का निर्माण करते हैं, पवन चक्की लगा देते हैं, हवा उसमें टर्बाइनर लगाकर उससे ऊर्जा हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सूर्य प्लेट है ना, इसे हम भी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
जैसे जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, नवीकरणीय, इसे पुनः तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, खत्म होगा फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जिसको हम तुरंत बना सकते हैं उसे नवीकरणीय, और जिसे कि तुरंत नहीं बना सकते हैं, कई करोड़ों वर्ष लग जाएंगे बनने में, तो उसको क्या बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय कहते हैं। एकदम आम कटहर खा के आइए, सुस्त एकदम है, कोई किसी के चेहरा पर मायूसी नहीं, कटहरा आम आइए उसने चीज़ ने खा के सब एकदम क्या हो जाता है, बिरार हो जाता है। देखा, पार्टनर को भी मिला नहीं, मिलेगा तो न बोलेंगे क्या यार तुम भी जो है मेरा नाम बुला देता है, ठीक है। चलो ये देखो इधर, जल शक्ति संयंत्र गिरते हुए पानी की स्थिर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ये जो जल शक्ति संयंत्र है गिरते हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जल शक्ति संयंत्र जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। और ऊर्जा को हम तुम लोग को बेहतरीन से बता चुके हैं, ठीक है, इसमें भूलना नहीं है कि कौन सी ऊर्जा कौन से ऊर्जा में बदल रहा है। अगला देखना, टिहरी बांध का निर्माण गंगा नदी पर और सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है तुम लोग से कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। पूछा जाएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। गंगा नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अब देखना, सौर कुकर या सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। सौर कुकर या सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो है कैसे क्या करता है ये समझना है, ठीक है। अब देखना है, तो यह एक ऐसी युक्ति है जो सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। क्या करता है, में बदल देता है। अब देखना है, कह रहा है कि ये एक ऐसी युक्ति है जो कि सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा में। ऊष्मा क्या होता है, हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। इसमें अवतल दर्पण लगे होते हैं। इसमें कौन सा दर्पण लगे होते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में पीछे तुम लोग पढ़ा होगा कि सूर्य जब क्या होता है, सगर से सूरज आकर कौन सी होता है, इकट्ठा हो जाता है। क्या बताते हैं, अभिसारी और अपसारी में क्या अंतर है बताओ। अभिसारी को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज को कौन, एक जगह से निकलता, और अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलता है। जितने भी सारी किरण होगा सब कहाँ आके मिलेगा। और सौर कुकर में कौन सा अवतल लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा, अवतल दर्पण। किस लिए लगा होता है कि चारों साइड से जितने भी किरण है सब आकर एक जगह जमा हो जाए, ठीक है। अब अवतल दर्पण लगे होते हैं जो सूर्य की किरणों को अभिसारित कर लेता है। अभिसारित का मतलब अभी बताएं ना कि अभिसारित का मतलब इकट्ठा एक बिंदु पर लाकर कौन सी करता है, जमा कर देता है ना। अभिसारित कर देता है। इसे सूर्य प्रकाश में 2-3 घंटे रखने पर कुकर के अंदर का तापमान 100 डिग्री हो जाता है। और जब उस सौर कुकर को सूर्य के प्रकाश में रख दिया जाए, छत पर रख दिया जाए जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो वहाँ कितने घंटे, 2-3 घंटे रख देने के बाद वो उसमें जो ऊष्मा होता है वो हीट हो जाता है। कितना डिग्री, 100 है ना। अंदर तापमान कितने डिग्री हो जाते हैं, 100 डिग्री। और 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो पानी क्या होता है, उबलने लगता है, खौलने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अध्ययन हो गया, ठीक है। तो खौलने लगता है। डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ तक नहीं, 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, हो जाता है। और इसमें रखे भोजन आसानी से क्या हो जाता है, पक जाता है। तो बिना जलावन, बिना गौठा के तुम लोग खाना बना सकते हो। किससे, सौर कुकर से। सौर कुकर वाला सौर कुकर मंगवा लो, ऊपर में जाके रख दो, उसमें पानी रख दो, चावल रख दो, 2 घंटा तक ले छोड़ दो, पानी एकदम खाना बनकर तैयार। और निकाल के लाओ, एकदम खाओ, एकदम मुर्गा है, मछली है, कुछ नहीं करना है उसमें, खाली जाके ऊपर में रख दो, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत
प्रॉब्लम नहीं। अगर लगता है ज़्यादा आम खा ली नहीं रे। देखो सौर कुकर का लाभ को लिखे है ना, सौर कुकर से क्या क्या लाभ है हमको, ठीक है। लाभ क्या है तो सौर कुकर के लाभों को लिखें, ये पूछेगा तो लिखना है सब नंबर 1 में कि सौर कुकर सस्ता होता है। क्या होता है? एकदम सस्ता मिलता है, एकदम कोई भी खरीद सकता है, हर एक माल हो गया ये ना। सौर कुकर सस्ता होता है। अनेक बर्तनों में विभिन्न खाद्य पदार्थों को कुकर के भीतर रखकर एक साथ पकाया जा सकता है। अब देखो एक बर्तन में यानी एक कुकर में अनेकों पदार्थ तुम बना सकता है। कई बर्तन उसमें छोटा छोटा होगा जिसमें कि तुम अनेक पदार्थ रख कर हर एक चीज़ बना सकता है। दाल बना सकती हो, भात बना सकती हो, उसी में है ना क्या सब्जी भी बना सकती हो, ठीक है। तो यानी कि खाद्य पदार्थ को कुकर के भीतर रख कर एक साथ एक साथ पकाए जा सकते हैं। हम तो कुकर में एक ही में दाल भात चोखा बना लेते थे एक कुकर में, ठीक है। जब अकेले रहते थे ना बाहर में तब, ठीक है, क्या करते थे उसमें देखो पहले कुकर में हाँ कुकर अलग है, सौर कुकर अलग है, ठीक है। सूर्य से प्रकाश के कारण बनता है उसको सौर कुकर। ये कुकर ईंधन को बचाता है। ये कुकर जो क्या किसको बचाता है? ईंधन को। लकड़ी उकड़ी है ना ये सबको क्या करता है? कोयला उला गौठा उठा तो लकड़ी बोलते हैं ना, हाँ लड़की बोलेंगे था। ये ईंधन को क्या करता है? बचाता है। लड़की पर बहुत ध्यान दे रहा है सोमवार में, क्या बात है सावन में तुम शादी उदी करे विचार में है कि रे। चलो आगे देखो, यह धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं? ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। सौर कुकर क्या नहीं करते हैं? धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। घर उर में कारी फुरिक नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो इसको लाना है और ईंधन बचाना है, ठीक है। और किसको बचाना है? कार्बन डाइऑक्साइड को फैलने से रोकना है, ठीक है। तो ये आगे देखना है अब इसकी किसकी, हाँ चलो देखो है लड़का, अब जो जितना जो खाता है खाने दो कि सीधी सी बात है। इधर देखो रे लड़की, अब समझना है सौर कुकर के हानियाँ, है ना। लिखल रहेगा क्वेश्चन में कि सौर कुकर के हानियाँ को लिखें। क्या करना है? लिखना है, ठीक है। तो सौर कुकर के हानियों को लिखें। तो सबसे पहला हानि है कि सौर कुकरों का उपयोग सिर्फ दिन के समय ही किया जा सकता है। रात को तुम सौर कुकर से खाना नहीं बना सकती है क्योंकि रात में सूरज नहीं उगता है, ठीक है। सूरज नहीं उगेगा तो खाना नहीं पकेगा। तो इससे हानियाँ यही है कि तुम दिन में खाली खाना बना सकती हो लेकिन रात में नहीं। चलो ये एक हानियाँ तो है। अब दूसरा देखना है, सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इनका उपयोग प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। यानी कि वैसा क्षेत्र जिसमें कि जहाँ की गर्मी ज़्यादा, जैसे राजस्थान में इसका उपयोग सही ढंग से होता होगा, ठीक है ना। वहाँ पर तो राजस्थान में तुम जहाँ पर की रेगिस्तान है वहाँ पर जाके तुम भुंजा उला सकती हो तुम जाके नदी में, ठीक है। इतना रेत जो बालू होता है उस बालू में जाके तुम भुंजा उला सकते हो। इतना गर्म रहता है कि तुम उस वहाँ पे चावल दोगी और ऐसे ऐसे करो सिज जाता अंडा, ठीक है। इतना हीट रहता है वहाँ का नदी अंदर, हाँ वहाँ पर भी होगा, है ना। तो प्रभावकारी ढंग से किया जा सकता है। चलो अगला देखना है कि चलो अरे समझो तो पहले। अब तीसरा देखो, एगो में बाप बोल दिए तो कहाँ कौवा नियन करने लगी सब। इधर देखना है, तीसरा है बादल, है ना। बादलों वाले दिन इसमें भोजन नहीं पकाया जा सकता है। और जिन दिन बारिश होगा उस दिन तो इसमें भी भोजन नहीं बनेगा। यानी कि बादल होने के कारण किरण क्या होगा? सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, जिसके कारण सौर कुकर पर नहीं पड़ेगा तो भोजन नहीं बनेगा। अब तीसरा है। चौथा है कि भोजन तलने या रोटी पकाने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। आप देखो तुम जैसे कि रोटी को तलती हो ना ताई पर इधर से इधर करती हो, तो ऐसा ही नहीं है। जैसे पूरी छाकती हो, जैसे कि आप मान लेते हैं सब्जी को ऐसे ऐसे लाड़ते हो, तो वैसे करने वाला ये सिस्टम इसमें नहीं होगा। एक बार ढक दो, जिसके बाद सिजेगा, मिला उला के सब चीज़ दो, हाँ मिला, हाँ खिचड़ी भात ये सब बन सकता है। जो लाड़ने वाला सामान नहीं हो, तो इसमें एक ये भी हानियाँ है। तो चलो ये हो गया सौर कुकर की हानियाँ, लाभ, ये सब लिख लेना है। तो अगला क्लास, अब लास्ट क्लास कल चलेगा, इसका एक टॉपिक और बचा हुआ है, तो ये कल मिलते हैं अब तुम लोग को। और
क्या बोलना चाहिए वीडियो देखने वाला को? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।